हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 11 मार्च, आज मंडे है। आज द हिंदू न्यूज़ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आपने सुना होगा कई दिन से जो यूरोपियन ईएफटीए का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बात काफ़ी दिन से चल रहा है। इंडिया के साथ जो ईएफटीए, तो स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और जो है लिechtenstein, जो है चार कंट्री में साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफ़ी दिन से बाद 2008 से चल रहा है। 21 राउंड के बाद मतलब कल जो है स्टार्ट है, ये दोनों चारों कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बात कम ये हुआ। आज का जो आर्टिकल है, सारे आर्टिकल के बारे इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम बताया, जो ईएफटी एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ 2008 से पेन बातचीत चला, 21 राउंड्स मतलब बातचीत चल रहा था। इसमें फ़ायदा क्या होगा, तो ये जो चार कंट्री है, इसमें स्विट्ज़रलैंड है, नॉर्वे है, ठीक है, इस साइड आइसलैंड और लिechtenstein, चारों कंट्री के साथ जो एग्रीमेंट फ्री ट्रेडिंग का कई सारी प्रोडक्ट के ऊपर जो तारीफ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, पहले आर्टिकल के बाद चारों कंट्री के बाद देख लेते हैं। हमारे पास स्विट्ज़रलैंड है। अब ध्यान दीजिएगा, स्विट्ज़रलैंड है। और जो स्विट्ज़रलैंड मेन जो स्विट्ज़रलैंड इंडिया का सब मेजर बिजनेस स्विट्ज़रलैंड का मेजर कंट्री है। रिसेंटली स्विट्ज़रलैंड फ्रॉम जनवरी 1 तारीख से ऑल कंट्री के साथ जो फ्री ट्रेड मतलब इंडस्ट्रियल गुड्स के ऊपर उन्होंने तारीफ जो है जीरो कर दिया। एक मेजर इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडिया का जो तारीफ है 18%, ऑन एवरेज 18%, और डेवलप कंट्री है उसका 5% तारीफ है, और इंडिया का जो 18 ऑन एन एवरेज 8% इम्पोर्ट ड्यूटी रहता है। एक मेजर इशू है इंडिया का जो एक इम्पोर्ट ड्यूटी है, इसका एक कंसर्न है। ठीक है, दूसरा कंट्री है नॉर्वे, इसका जो चारों कंट्री है नॉर्वे, तो उसके बाद आइसलैंड है, हम देख रहे हैं, दिस इज आइसलैंड, हम देख रहे हैं, दिस इज नॉर्वे। ठीक है, उसके बाद लिechtenstein, तो हम स्विट्ज़रलैंड के एक बार देख लेंगे। ये स्विट्ज़रलैंड और बीच में एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम लिechtenstein, बहुत छोटा सा है। ये चारों कंट्री के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का साइन हुआ, फाइनलाइज हुआ, 2008 से बातचीत चल रहा है, 21 राउंड्स का बातचीत चले। और भी आर्टिकल है, व्हाट आर द के डिटेल्स, इंडिया के साथ जो चारों कंट्री है यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इसके साथ क्या बातचीत हुआ, बातचीत चल रहा है, ये डिस्कस कर लेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का और एक इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी उन्होंने एक आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया, बहुत इंपॉर्टेंट लगा, उसमें हमने इसको। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है रिसेंटली फरवरी मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने घोषित किया था। उसके बाद उन्होंने एसबीआई और जो है इलेक्शन कमीशन को उन्होंने डिटेल देने के लिए बात हुई थी। ठीक है, एसबीआई को टाइम लाइन दिया गया था और इलेक्शन कमीशन को टाइम लाइन दिया गया था। अभी एसबीआई बोल रहा है उसको डेडलाइन और एक्सटेंड करने के लिए बातचीत चल रहा है। ठीक है, इस आर्टिकल पर एक एडिटोरियल एनालिसिस है, इसका हम डिस्कस करेंगे। हिंदू का और एक आर्टिकल है, वी नीड टू लिमिट द इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन होता है, इसको इतना खर्चा होता है, उसको लिमिट बोले, वी नीड टू लिमिट इलेक्शन कैंपेन स्पेंडिंग, उसके ऊपर बातचीत किया। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली जो हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन उन्होंने रिजाइन दिया, और एक इलेक्शन कमीशन उन्होंने उसका जो है उन्होंने क्या बोलते हैं उसका, और एक इलेक्शन कमीशनर उसका जो रिटायरमेंट हुआ था, मैं 2 इलेक्शन कमिश्नर का वैकेंसी हो गया। तो गवर्नमेंट को जो 15 मार्च को आगे जनरल इलेक्शन है, तो 15 मार्च के पहले 2 इलेक्शन कमिश्नर का उन्होंने रिक्रूटमेंट करेंगे। इसके लिए बीच में जो लास्ट आपने देखा, लास्ट 2023 को इलेक्शन कमिश्नर प्रोसीड्यूर में कुछ चेंज हुआ। ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो काफ़ी कंसर्न था, वो मैं डिटेल डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन काफ़ी दिन से मैटर चल रहा है। लास्ट मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट दी थी। उसका बाद जो है उन्होंने जो लास्ट पार्लियामेंट जो सेशन हुआ था, उसमें इस सेशन जो कमेटी डिसाइड हुआ था, कमेटी में कुछ चेंजेज हुआ था। ठीक, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। जिग वर्ड्स का मैंने काफ़ी दिन बात चल रहा है, जिग वर्ड्स को सफर फ्रॉम लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड रेगुलेशंस, इसका टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। बेंगलोर में सोल्यूशन से बेंगलोर वाटर क्राइसिस काफ़ी दिन से चर्चा में। लास्ट टाइम में कावेरी जो वाटर डिस्पोर्ट, उसमें बेंगलोर का जो वाटर क्राइसिस का मन में काफ़ी चर्चा हुई थी। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ सॉल्यूशंस दिए थे। अगर इस लेक्चर का आपको PDF से क्या करना है, कोई IAS टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, फिर ये अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल हम दे देंगे, उसका आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इंडिया एंड EFTA ट्रेड एग्रीमेंट जो है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एसोसिएशन में 4 कंट्री है, स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड
और नॉर्वे और लिechtenstein जो चारों कंट्री के साथ उन्होंने जो क्या किया, इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफ़ी डिस्कशन चल रहा था, काफ़ी जब डिस्कशन करने के बाद जो है येस्टरडे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बातचीत हुई। ठीक है, देयर 4 कंट्री, देयर 14 चैप्टर, कैसे बात होता है चैप्टर इंक्लूडिंग ट्रेड एंड गुड्स है, कई चीज़ें बात हुई थी। तो फ्री ट्रेड जो है टेक्निकल बैरियर, नॉन ट्रेड बैरियर्स है, और जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कैसे राइट्स होता है सर डिस्कस करना, ट्रेड एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और प्रमोशन एंड कोऑपरेशन, इस टॉपिक को वो चैप्टर डिस्कस हुआ है। ठीक है, इंडिया रिटर्न विल इम्पैक्ट बोन इन्वेस्टमेंट, अभी बातचीत चल रही इंडिया जो है लास्ट 15 ईयर्स में इसका ट्रेड में फ़ायदा क्या हुआ, नेक्स्ट 15 ईयर्स में ऐसा बातचीत चल रहा है। तो 100 बिलियन के ऊपर इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी, उसके ऊपर कई जॉब जो मतलब जॉब क्रिएशन होगा, एक तो है इन्वेस्टमेंट का जॉब क्रिएशन होगा, ये भी इंडिया का बहुत सारी ऐसा सोचा जा रहा है। टू ट्रेडिंग पर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द एलिमिनेट कस्टम ड्यूटीज, मतलब दोनों सारी का कस्टम ड्यूटी मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स ट्रेडेड बीच में कस्टम ड्यूटी एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स जो है दोनों कंट्री के, जो चारों कंट्री के बीच में जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा, जो एक दोनों का लेन देन होगा, उसमें तो इम्पोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज डिली हो जाएगा। 13 राउंड ऑफ टॉक्स विल हेड 2013 का 13 राउंड ऑफ टॉक जो है दोनों कंट्री चार कंट्री का डिस्कशन 2008 से पेंडिंग चल रहा था। ठीक है, EFTA आर नॉट पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ये जो चार कंट्री यूरोपियन अंदर नहीं है, एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इन लोग। ठीक है, इंडिया का से और भी कंट्री के जो में यू है, यूएस के साथ भी U27 ब्लॉक जो इसका तो बातचीत चल रहा है, और तो EFTA नेगोशिएशन UAE ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बातचीत चल रहा है। मतलब जो मेन जो है इंडियन इकोनॉमी जो एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए मेनली जो EFTA का बातचीत चले, कई आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है, एक तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज चाहिए, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन FDI जो अट्रैक्ट करना, कई सारे इशू जो है मैटर जो है, मतलब एक तो इंडिया गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है, FDI इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करना है, और दूसरा एक्सपोर्ट इंक्रीज करना है। इंपोर्ट तो है ही है, एक्सपोर्ट की इंक्रीज करना, ट्रेड डेफिसिट है उसको भी इंक्रीज करना, एक मेजर इम्पैक्ट है, पॉइंट है। ठीक है, India FTA2 trade development 18.65 बिलियन इन 2022-23 कंपेयर टू 27.23 बिलियन इन 2021-22। ट्रेड डेफिसिट है 14.8 बिलियन इन द नेक्स्ट लास्ट पीरियड, मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट कम हो जाता है। कई सारे फैक्टर इसके अंदर, हमारा जो एक तो कई जो ट्रेड नॉन ट्रेड बैरियर लग जाता है, कई रेगुलेशन लग जाता है, कई सारी यूरोपियन हम बात की क्या यूरोपियन यूनियन से कई सारी रेगुलेशन आ जाते हैं बीच में, इस सारे पॉइंट के वजह में ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। जैसे कि हम बात करें स्विट्जरलैंड की बात करें, स्विट्जरलैंड जो कंट्री है 100 बिलियन इसको 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और फिर नेक्स्ट 15 ईयर में सोचा जा रहा है। तो स्विट्जरलैंड है मेजर तो है स्विट्जरलैंड इन्वेस्टमेंट इंडिया का स्विट्जरलैंड का जो है 300 को कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है, इंडिया का जो है जो कैसे आप नेस्ले का नाम सुना होगा, कैसे कंपनी जो है इंडिया में है, और जो इंडियन बहुत सारी कंपनी स्विट्जरलैंड में है, इसका जो है TCS है, IT कंपनी है, बहुत सारी स्विट्जरलैंड में काम कर रहा है। ठीक है, हम बात किया स्विट्जरलैंड के बारे में आते हैं, तो सराउंडिंग कंट्री जानकारी होना चाहिए। स्विट्जरलैंड सराउंडिंग कंट्री जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, बीच में जो है लिechtenstein है, तो बात कर लिechtenstein बीच में है। ठीक है, यहाँ पे इटली है, ठीक है, यहाँ पे फ्रांस है, ये सारे सराउंडिंग कंट्रीज हैं। तो क्वेश्चन किसी भी एंगल से हो सकते हैं, इसलिए मैं हमने इसको सारे कंट्री जो है वो भी ले लिया हमने इसको। नॉर्वे का नॉर्वे का बात करेंगे, नॉर्वे यहाँ पे नॉर्थ सी नीचे पर नॉर्डिंग साइड में है, यहाँ पे साइड में स्वीडन है, और जो एक आप साइड में फिनलैंड है, और रशिया बीच में छोटा सा कंट्री है, फिनलैंड रशिया, और नीचे यहाँ पे स्वीडन है, ये उसका सराउंडिंग कंट्री है नॉर्वे का। ठीक है, ये आइसलैंड जो यहाँ पे नॉर्वे तो बात करते हैं। ठीक है, आइसलैंड तो अटलांटिक सी है, यहाँ पे ग्रीनलैंड है, कंट्री ग्रीनलैंड नियरेस्ट कंट्री UK है। ठीक है, ये आइसलैंड है, लिechtenstein के बीच में बड़ा, यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, ये लिechtenstein बीच में स्विट्जरलैंड बीच में छोटा कंट्री है। बताया जा रहा है बूस्ट इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट,
सब ये जो FTA हो रहा है इसमें कैसे इश्यू है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का बात चल रहा है। इंडिया जो FTA फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, FTA जो फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, उसके अंदर में जो है यूरोपियन यूनियन, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद ब्रिटेन एंड चाइना के बाद जो है ये FTA का है। ठीक है, टोटल टू एक ट्रेड टचिंग 25 बिलियन इन 2023 में ट्रेड मिनिस्टर एस्टिमेट इट हैज एक्सपोर्ट टच 2.8 बिलियन एक्सपोर्ट टच हो गया था, और इम्पोर्ट 22 बिलियन, इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत रिड्यूस है। देयर 300 स्विच कंपनी साथ नेस्ले, स्विल्जर, इस कंपनी है, नोवाटिस है, अपार्ट फ्रॉम बैंक्स, कई सारे बैंक इंडिया के अंदर है। इंडिया का जो IT कंपनी TCS जो है, इंफोसिस, HCL जो है स्विट्जरलैंड में काम कर रहा है, स्विट्जरलैंड के साथ रिलेशन तो यही अच्छा। कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा था, जो बात 15 ईयर्स का टारगेट है, इंडियन एक्सप्रेस का है, एशियन कंट्री के साथ है, वियतनाम एशियन कंट्री के साथ भी है। जो बात कर रहा था इंडिया का जो इंक्रीजिंग एवरेज तारीफ जो है 18%, और डेवलप कंट्री का जो है ओनली 5%। जो इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब कम, बाकी कंट्री में बहुत कम है, इंडिया की इम्पोर्ट 18% है। ये भी एक कंसर्न है, बाकी कंट्री का जो यहाँ पे ये इम्पोर्ट करने के लिए, ये भी एक कंसर्न है। और यदि बेनिफिट हो गया नॉर्वे के साथ जो बात कर, नॉर्वे का जो है 1.6 ट्रिलियन जो है USD है, और सब जो वो वेल्थ फंड है, मेनली पेंशन फंड है। अगर इंडिया का साथ उसका रिलेशन अच्छा हो जाएगा, अगर ट्रेड हो तो काफ़ी सारे जो है इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इनमें फार्मा है, केमिकल सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग सेक्टर, मेडिकल सारे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आने का चांसेस है। ये भी बात है, इंडिया जो FTA में जो ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, इसमें जो मेजर इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट हो जाएगा, इंडिया का जो चाइना है, मेजर कंपोनेंट जो चाइना से इंपोर्ट करते, केमिकल है, फर्टिलाइजर आइटम जो है, और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है, एक इंडिया के साथ एक इंडिया में और एक ऑप्शन जगह अदर देन चाइना को साइडलाइन करने के बाद और एक ऑप्शन उनके बाद भी हो जाएगा। ये EFTA का मेजर एक पॉइंट है जब चाइना का बात कर रहे हैं। करंटली इंडिया इम्पोर्ट केमिकल प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना 2023 में मैसिव 20.08 बिलियन केमिकल, मतलब बिलियन हो जाएगा USD। इम्पोर्टेड 3.4 बिलियन फॉर मेडिकल, ड्रग्स है 7 बिलियन पर चाइना। ठीक है, तो इसका जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इम्पोर्टेड का हो जाएगा, एक मेजर चांसेस है। हॉट विज डिफिकल्ट फॉर इंडिया एसेस EFTA मार्केट, स्विट्जरलैंड इज द बिगेस्ट। स्विट्जरलैंड क्या किया जो जनवरी 1 से 2024 के बाद जो है, जनवरी 1 के उसके बाद क्या किया उन्होंने जो है, जैसे एलिमिनेट इम्पोर्ट ड्यूटीज फॉर ऑल इंडस्ट्रियल गुड्स, ऑल इंडिया जो उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी उन्होंने जीरो कर दिया। ठीक है, रिड्यूस कर दिया, एलिमेंट। एबोल्यूशन जो ये एबोल्यूशन जो इम्पोर्ट करना इंडिया का एक मेजर कंसर्न है, जो अगर इम्पोर्ट ड्यूटी स्विट्जरलैंड इंडस्ट्रियल गुड्स है, इसके अंदर टेक्सटाइल है, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल, केमिकल, कंज्यूमर गुड्स, व्हीकल जो है, इम्पोर्ट ड्यूटीज का इंडिया का एक अपॉर्चुनिटी है। 98% के ऊपर जो इंडियन गुड्स इस प्रोडक्ट है, तो बाकी स्विट्जरलैंड में उन्होंने एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, एक कुछ पॉइंट है आज का फास्ट आर्टिकल। EFTA कई दिन से पेंडिंग चल रहा था, कई साल से पेंडिंग चल रहा था। एक मेजर कंसर्न है, इसका फायदा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा और इंडिया की एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होगा। दोनों पॉइंट में इंडिया का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इसके ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल आया, कई न्यूज़ में आ रहे हैं इसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस, इलेक्टोरल बॉन्ड्स डिजिटल बैंक आर आर्ट ऑफ द एबॉक्शन। रिसेंटली फरवरी 15 को जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं जिसका ऊपर पॉलिटिकल फंडिंग होता है, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब घोषित कर दिया। और स्टेट बैंक को भी उन्होंने बताया, SBI को उन्होंने क्या बताया था, जो फर्दर इशूएंस मतलब और जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू ना करें, नंबर 1। और जो 2019 के बाद जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन्होंने इशू किया SBI ने, उसको क्या करना है, जो डिटेल्स उनको सुप्रीम कोर्ट देना है मार्च 6 के पहले, 2024 के पहले क्या देना है। जो जितना भी जो डोनर्स है उसका डिटेल्स, डोनर का कितना करेंसी नोट में कितना बॉन्ड कितना है, 1000 का, 10,000 का है, व 1 लाख का, 1 करोड़ का है, डिनोमिनेशन मतलब क्या क्या ये डिटेल देना है, डोनर्स कौन है, डिटेल्स देना है, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी जा रहा है वो डिटेल देना है। साथ ही साथ ये 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ये भी बोला था जो इलेक्शन कमिश्नर को, जो भी पॉलिटिकल पार्टी उनको गया है जो इश्यू किया उसका डिटेल्स अपना साइट में डिटेल देने के लिए ये भी घोषित किया था। अभी मैटर आ रहा है जो SBI ने क्या बोला, इतना डिटेल्स जो है
वो बोले कई सारी जो बॉन्ड्स का डिटेल है, कई सारी जो है काफ़ी सारी जो ऑनलाइन है, कई सारी ऑफलाइन है फिजिकल कंडीशन में, कई सारी जो डिटेल को डोनर का डिटेल्स चाहिए तो डोनर का डिटेल्स कई सारी जो पेपर्स में अलग अलग ब्रांच में है, सारी पेपर्स उसको KYC डिटेल मुंबई ब्रांच में लेकर आना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा है जो जिस तारीख को इशू हुआ, सपोज कोई अलग जगह से इशू हुआ, डोनर का कोई इशू किया, डोनर इशू किया और जो किसको मतलब कैश किया, कोई पॉलिटिकल कैश, दोनों मैच करना पड़ेगा डिटेल देखने के लिए। तो ये सारी ये बहुत मतलब लंबा काम है, सारी तो फिजिकल सारी डॉक्यूमेंट्स को मुंबई ब्रांच में लेना पड़ेगा, इस लंबा ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने SBI ने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया उसको आगे जगह और एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है। अभी जो है ये मैटर है, सो दिस इज अप टू सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, आगे इसको एक्सटेंड करे ना क्या करे, तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन अभी आना है। अभी क्या है मैटर पहले समझने के लिए आपको ये डिटेल्स आपको बैकग्राउंड जाना पड़ेगा डिटेल्स समझने के लिए, ठीक है। ये मैटर काफ़ी चर्चा में आ रहा है तो डिटेल एक बार देख लेंगे, ठीक है। अभी क्या है जो इसी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड अभी 2017 पहले जो भी जो पॉलिटिकल डोनेशन होता था, ठीक है, वो कभी कभी कैश में होता था, कुछ ऑनलाइन होता था, मेन जो कैश में होता था। अभी 2017 का गवर्नमेंट का एक था वो ब्लैक मनी जो है उसको रिड्यूस करना है, सारी जो ऑनलाइन सिस्टम सारी मतलब सिस्टम में लाने के लिए 2017 में फाइनेंस में कुछ फाइनेंस बिल में कुछ अमेंड मिल रहा है और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड को इंट्रोडक्शन किया था इन्होंने, कई सारी जो है चीज़ को उन्होंने अमेंडमेंट किया था, ठीक है। अभी जो 2000 एक ADR बोल के एक NGO है, दिल्ली बेस्ड NGO है, उन्होंने रिसेंटली 2022 से में किया मैक्सिमम फंडिंग जो है ना वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू आता है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जो डोनर का जो नाम, डोनर को किसने डोनर जा रहा है वो डोनर का नाम जो है लिखा नहीं रहता है, पब्लिश नहीं होता, कौन डोनर का जा रहा है पब्लिश नहीं होता एक जो है। लेकिन एक जो वायलेट जो है, एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 19/1 जो है राइट टू नो व राइट टू इन्फॉर्मेशन का राइट है, ठीक है। इसको वायलेट कर रहा है, मतलब जो वोटर है उसको जानकारी है कौन सा पॉलिटिकल पार्टी कौन पैसा दे रहा है उसको जान रही है। वो जो सुप्रीम कोर्ट मेन कॉन्सर्न है 19(1)(a) ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज है इसके अंदर जो हमारा जो वोटर का जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो इसका वायलेट कर रहा है, क्योंकि डोनर की इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। वो एक वायलेट का। दूसरा है आर्टिकल नंबर 14 इसके अंदर राइट टू इक्वालिटी, सार का इक्वालिटी होना चाहिए, ये भी पाएंगे तो, ठीक है। ये मैटर को समझने के लिए क्या क्या चेंजेस किया स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझने क्या क्या चेंजेस हुआ तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा होगा, ठीक है, राइट। इसने जो फाइनेंस में 2017 में कुछ जो काफ़ी इसमें जो RBI एक्ट 1934 में कुछ चेंजेस लाया था गवर्नमेंट ने, कुछ मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ मतलब चेंज किया था, हम डिटेल डिस्कस करेंगे। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट पीपल एक्ट जो RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951 में भी चेंज किया उन्होंने कुछ। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी चेंज किया हमने, स्टेप बाय स्टेप चेंज किया, आपको क्लियरिटी ज़्यादा होगा। एक कंपनी एक्ट 2013 में इन्होंने चेंज किया, ठीक है। हमने देखे थे RBI जो है RBI जो एक्ट जो है सेक्शन 30 उसमें फाइनेंस में क्या चेंज किया था। पहले हमारा जो गवर्नमेंट का कोई भी कंट्री का जो कुछ नोट बॉन्ड इशू करना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर आता है, ठीक है। हमारा जो है RBI एक्ट में जो है सेक्शन नंबर 31 में हमारा पहले था कोई भी बॉन्ड इशू करना है तो RBI करेंगे अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे अथवा इन द कंसल्टेशन ऑफ RBI, ठीक है, अंदर। उसमें जो चेंज लिया उसमें गवर्नमेंट क्या है 2017 फाइनेंस बिल में कुछ चेंज लिया था। क्या चेंज लिया था उसमें गवर्नमेंट जो नहीं RBI ने कोई भी शेड्यूल्ड बैंक को वो भी कर सकता है, मतलब RBI का साइड लाइन कर दिया, मतलब शेड्यूल्ड बैंक को कर सकते मतलब इसमें SBI को उन्हें अथॉरिटी दिया था, ठीक है। अभी इस RBI साइड लाइन हो गया, जो मेजर चेंज यहाँ पे किया था जो SBI को देखे उन्होंने मेजर चेंज किया था, ठीक है। दूसरा जो है ये जो अमेंडमेंट RBI एक्ट है उसमें उस टाइम से लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, मतलब अपर जो है क्लास में पास नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम जो है रूलिंग पार्टी उसमें राज्यसभा में उसका इतना पावर मेजोरिटी नहीं था, इसलिए से लोकसभा पास करके इम्प्लीमेंट कर दिया था। ये भी मेजर सुप्रीम का मेजर कॉन्सेप्ट, तो लोकसभा पास तो किया नहीं, ठीक है। एक मेजर RBI एक्ट में जो है जो इशूइंग अथॉरिटी जो है पहले RBI का था, उन्होंने शेड्यूल्ड बैंक SBI को दे दिया, एक मेजर उन्होंने चेंज किया। दूसरा जो है अमेंड सेक्शन 19C ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल जो सेक्शन नंबर 1929C, ठीक है। इसमें क्या था कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन अगर 20,000 के ऊपर होगा तो डोनेशन का नाम जो डिटेल जो पॉलिटिकल पार्टी को रखना था,
ठीक है। लेकिन जो उसमें भी जो चेंज का फाइनेंस है 2017 में, इन्होंने भी चेंज किया, जो इसमें कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो है डेट में कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में आएगा, उसमें डोनेशन का नाम जो है रिकॉर्ड करने का कोई इम्पोर्टेंट चेंज नहीं किया। ठीक है। ओरिजिनल इनमें कोड ऑब्जर्व दैट ओरिजिनल ऑडिशन डिस्क्लोज जो कंट्रीब्यूशन हो उसमें कुछ कोई रिकॉर्ड लिखेंगे और डिस्क्लोज करने का पहले था, अभी वो अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट कंपनीज एक्ट में क्या था, पहले जो कंपनीज एक्ट में 2013 में क्या था, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी अगर 3 ईयर्स प्रीसीडिंग ईयर में 7.5% का प्रॉफिट हो तो भी वो अपना पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर पाएंगे। इसमें भी चेंज लिया था गवर्नमेंट 2017 में। इसमें कि अगर नहीं उसमें कोई मतलब ऐसा कोई रूल्स नहीं, कोई लॉस मेकिंग हो तो भी उन्होंने कर, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट देखा, अगर कोई कंपनी लॉस में भी जाता है वो भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करता है। इसमें ब्लैक मनी का अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई लॉस मेकिंग है, कोई पॉलिटिकल पार्टी डोनेट कर रहा है, इसका मतलब बदले में कुछ उनको फ़ायदा चाहिए। ये मतलब एक भी ब्लैक मनी का है कि नहीं ना, सोर्स ऑफ इन्वाइट करते हैं, ये भी एक इशू है। ठीक है। इस पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट में जो क्राउनिंग कॉर्पोरेशन ब्लैक मनी का फोड़, कोई लॉस मेकिंग कंपनी है वो भी डोनेट कर रहा है। पहले जो कंपनीज एक्ट 2013 में था, उसमें पहले वो ऐसा कोई 7.5% प्रॉफिट होगा 3 साल कंटिन्यूस तो भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने चेंज कर दिया 2017 में। एक पॉइंट है इसमें चेंज लाया था। दूसरा जो है जो अमेंडमेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है। 1961 में था कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है नॉट इंक्लूड एनी वॉलंटियर कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल इनकम। पहले क्या था उसमें 13/B में 13A/B में जो इसमें क्या है, कोई पॉलिटिकल पार्टी शैल नॉट इंक्लूड वॉलंटियर कॉन्ट्रीब्यूशन एज ए पार्ट ऑफ टोटल इनकम बट ए रिकॉर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल पार्टी 20,000 के ऊपर रिकॉर्ड रखना है, लेकिन टोटल इनकम में उसमें ये नहीं होगा। लेकिन इसमें भी क्या चेंज लिया था, एक तो इन्होंने 13A/B में चेंज किया था और 13A/D बोल के और एक लिया था। A/B में कमेंशन इंक्लूड अदर दैन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, मतलब जो कोई भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड छोड़ के बाकी का रिकॉर्ड रखेंगे, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का कोई रिकॉर्ड उन्होंने रखेंगे नहीं, ये तो चेंज किया था। दूसरा जो है इन्होंने चेंज किया था 13/D में क्या किया था, 2000 के ऊपर कोई भी डोनेशन है तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के थ्रू देना पड़े, एक तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के थ्रू देना पड़े कंपलसरी हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कौन दे रहे हैं उसका रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, ये मैटर ये क्लियर है। मतलब मेजर चेंज का मतलब इसमें जो डोनर का जो है कौन डोनर कर रहा है उसको रिकॉर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं रखेंगे। इसके जो राइट किसका कर रहा है 19/1/A का जो है वोटर राइट टू इन्फॉर्मेशन ये वायोलेट कर रहा है। ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है, ये हमने करके 9 तो हमने क्लियर कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट का इससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट क्या किया, उन्होंने फास्ट उन्होंने क्या बोल दिया, तो उन्होंने इमीडिएटली SBI को बोलता अपनी इशू को जो है इशू अपना काम बंद करने के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स इसको इमीडिएट बेस में बंद करना है। देखिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। और जो है सुप्रीम कोर्ट को ये बताया जितना रिकॉर्ड्स है उनको सुप्रीम कोर्ट देने के लिए मार्च 6 का पहले कौन डोनर्स कौन है, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कितना अमाउंट डोनेट का डिटेल चाहिए। ठीक है, वो डिटेल चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने ये भी बताया जो डिटेल्स कौन सा पॉलिटिकल पार्टी कौन सा क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट करना पड़ता, इसलिए कौन सा पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेट किया उसे डिटेल्स देने के लिए, ये पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। इनका डिटेल्स हमारी इसका टेकअवे जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट का अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया सुप्रीम को। कोर्ट से अमेंडमेंट कॉर्पोरेट कंपनी जितने में अमेंडमेंट कर दिया सारी हो उसमें उन्होंने स्टॉक डाउन कर दिया। जितने भी जो हम देखा कंपनी उस इनकम टैक्स RBI एक्ट में चेंजेस किया, पीपल और प्रीवियस एक्ट को उन्होंने गलत घोषित कर दिया। स्टॉप इशूइंग इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन का चाहिए, पब्लिक इन्फॉर्मेशन और रिफंड जो SBI को बोला जो डिटेल देने के लिए, और जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो इस इलेक्ट्रॉनिक कमीशन को उन्होंने बताया जो डिटेल्स जो है इलेक्ट्रॉनिक कमीशन जो अपना साइट में घोषित करे। ठीक है, वो भी टाइम फ्रेम में। तो रिफंड जो है कोई भी अगर बॉन्ड इशू कर दिया तो उसको मतलब उसका जो डोनर्स को रिफंड करे उसको इंटरेस्ट ना करे, टोटली बंद कर दिया। ये कुछ पॉइंट है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के रिलेटेड, कुछ पॉइंट है काफ़ी चर्चा में आ रहे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को, इसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस है। चलिए हम दूसरा नेक्स्ट आर्टिकल। Panel headed by Prime Minister Narendra Modi likely to appoint new election commissioner by March 15। एक्चुअली जनरल इलेक्शन जो नेक्स्ट अभी करेंट इलेक्शन तो मार्च 13 के बाद कोई भी दिन उन्होंने इलेक्शन का डेट फाइनल होने वाला है। रिसेंटली क्या हुआ था, जो है इलेक्शन कमिश्नर जो अरुण गोयल जी उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन दिया था।
ठीक है। और जो लास्ट मंथ February 15 को ये जो दूसरा इलेक्शन अनूप चंद्र पांडे जो उन्होंने रिटायर कर लिया था, तो एक रिटायर कर लिया था इलेक्शन कमिश्नर, और दूसरा इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल जी ने उन्होंने रिजाइन दे दिया था। अभी चीफ इलेक्शन कमीशन अकेले पड़ गया, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन अकेले पड़ गया। अभी जो पूरा वोट कंडक्ट करने के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर जो उसका अंडर होना था, वो टॉप प्रायोरिटी में उसको रिक्रूटमेंट करने के लिए कमिटी बैठाएंगे, ठीक है। कमिटी में काफ़ी सारे चेंजेस लाया गया, ठीक है। लास्ट ईयर जो अपना जो राजस्थान में जो बिल पास हुआ, उसके लिए जो अपने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंट के लिए नया बिल पास हुआ था, ठीक है। पहले क्या चेंज हुआ था बिल में, पास क्या चेंजेस हुआ था डिस्कस कर लेंगे। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट उनको क्या कंसर्न है, तो नया चेंजेस है उसमें सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सारे कंसर्न है। सारी मैटर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2024 का जो है बोला लोकसभा इलेक्शन के लिए रिसेंटली जो उसका डेट जो है March 13 का कोई भी नहीं इलेक्शन होगा। एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 324, ध्यान दीजिए 324 कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट और उसको जो है टर्म्स एंड कंडीशंस का बारे में जिक्र किया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 324 में जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल जो चीफ इलेक्शन कमीशन का इसका जो टर्म्स एंड कंडीशंस और जो उसका जो बाकी प्रोसीड्यूर का बारे में, लेकिन इसका जो अपॉइंटमेंट के बारे में कोई जो उन्होंने बताया नहीं। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में ऐसे कोई डिटेल मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन उसका टर्म्स एंड कंडीशंस बाकी पैरामीटर के लिए जिक्र है, ठीक है। लेकिन हमारा जो पार्लियामेंट का जो उसका जो पार्लियामेंट का जो बताया, पार्लियामेंट उन्होंने यही बताया 3 पार्लियामेंट ऐसे कानून लाएंगे, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट को पूर्ण छोड़ा था, मतलब पार्लियामेंट ऐसे कानून लाएंगे, उसका जो उसका प्रेसिडेंट उसका अप्रूवल करेंगे, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हुई थी। अभी तक ये मैटर है हमारा, मतलब है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ प्रोसीड्यूर मतलब अपॉइंटमेंट प्रोसीड्यूर को अभी तक कुछ नहीं था, अभी तक मतलब लास्ट ईयर का पहले नहीं था। 1990 में, ठीक है, एक गणेश जो है गणेश गोस्वामी कमीशन से इलेक्शन ऑन इलेक्शन कमीशन का इन्होंने एक राय दी थी, उन्होंने सजेस्ट किया था। और सजेशन में क्या दी थी, ध्यान से सुनिए। सजेशन में क्या थी, हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन का जो कमिटी बैठाएंगे, कमिटी किया जाए, कमिटी प्रपोजल के जो प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेंगे और अपोजिशन लीडर रहेंगे। ध्यान से देखिए, जो कमिटी जो एक कमिटी प्रोसीड्यूर बनेगी जिसके लिए फाइनल अथॉरिटी जो प्रेसिडेंट का रहेगा, लेकिन एक कमिटी उसको सिलेक्शन प्रोसीड्यूर उसको रिकमेंडेशन के लिए एक कमिटी रहेंगे। कमिटी में कौन कौन रहेगा, तो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, दूसरा CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, और जो लोकसभा का जो है अपोजिशन लीडर जो रहेगा उसका हेड रहेंगे, एक रहेगा। इसका जो रिकमेंडेशन है सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस इंडिया उसका जो अभी तक जो कमिटी बैठाया था, इस कमिटी अभी तक हो रहा था, ठीक है। 2015 के बाद जो है, ठीक है, 2015 में एक अपील की थी अनुप जो है बर्नवाल जो है, उन्होंने कुछ अपील की थी 2015 में, उन्होंने एक सेपरेट एक जो है कमिटी बैठाया जाए, कमिटी का जो उसमें चीफ जस्टिस रहेगा, उसको कमिटी के लिए एक इंडिपेंडेंट कमिटी फॉर चीफ जस्टिस CEC और EC चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने अपील की थी। लास्ट ईयर जो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में मार्च में सुप्रीम कोर्ट राय दी थी, जो ये जो कमिटी बैठा है, कमिटी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, चीफ जस्टिस ने ऑपोजिशन लीडर रहेंगे, उसको एक बेस में उन्होंने राय दी थी, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर में गवर्नमेंट ने जो राज्यसभा में एक बिल पास की थी। बिल में क्या पास हुई थी, जो पहले जो कमिटी में तो चीफ जस्टिस किया था, उसका अंदर उसका बाद चीफ जस्टिस को हटा के एक यूनियन मिनिस्टर रहेगा। मतलब कमिटी कौन को रहेगा, एक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, एक यूनियन मिनिस्टर रहेगी, एक अपोजिशन लीडर रहेंगे। उसमें क्या हुआ, जो रूलिंग पार्टी है ना, जो रूलिंग पार्टी में मेजोरिटी जो प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, जो यूनियन मिनिस्टर उसका अंदर आएगा। मतलब एक तरफ से मतलब रूलिंग जो रहेंगे, जो पार्टी मेजोरिटी रूलिंग पार्टी है, वो लोग ही डिसाइड करेंगे। मतलब ये हो जाएगा, मतलब जो CJI था उसका नाम को हटा दिया, एक मेन कंसर्न है, ठीक है, समझ गया। न्यू लॉ ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमीशन, जो न्यू लॉ था, जो एज पर December 12 को 2023 में न्यू लॉ बात किया था, न्यू लॉ जो पास हुई थी, उसमें जो नई कमिटी डिसाइड होगा उसके लिए क्या रहेंगे, बात किया था बड़ा, एक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, एक लॉ यूनियन मिनिस्टर रहेगा, और जो है लोकसभा जो करेंट विंटर सीजन में लोकसभा अपोजिशन लीडर रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला, जो 324 में बताया था, जिसमें क्या मेनली कमीशन कॉन्सिस्ट ऑफ द CEC एंड EC
जो बात हुई थी इसमें कुछ ऐसे कुछ अपॉइंटमेंट के लिए कौन बात है, ऐसे अपॉइंटमेंट टिल आर मेड बाय अपॉइंटमेंट टिल डेट अभी तक कौन कर रहा था, अपन प्रेसिडेंट कर रहा था एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर इज नो मैकेनिज्म टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट प्रोसेस। ऐसे कुछ मैकेनिज्म नहीं था, इंडिपेंडेंट प्रोसीड्योर ऐसे कोई मैकेनिज्म नहीं था, ठीक है। ये पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन जो बरंगाल जो है इन्होंने 2015 में किया था, इन्होंने एक पिटीशन दाखिल की तो उन्हें सेपरेट मैकेनिज्म के लिए सुप्रीम कोर्ट को राय रिक्वेस्ट की थी। सुप्रीम कोर्ट जो है 2023 के बाद उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी जो है उन्होंने डिसाइड किया इसमें कौन कौन रहेगा, कमेटी प्राइम मिनिस्टर रहेगा, CJI रहेगा, अपोजिशन लोकसभा का जो लीडर रहेगी मेन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ड्यू रेफरेंस ऑफ वेरियस अदर इंस्टीट्यूशन सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। अदर जो इंस्टीट्यूशन जो उसका हेड है, जैसे CBI हो गया, ठीक है, लोकपाल हो गया, इंफॉर्मेशन कमीशनर है, ठीक है, ये सारी जो हेड बड़ा बड़ा पोस्ट में जो हेड है उसका रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग जो कमिटी बैठाने के लिए उन्होंने जिक्र की थी। जो बोला था लास्ट पाँच है दिनेश गोस्वामी कमिटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म 1990 में एंड द लॉ कमीशन 255 रिपोर्ट और इलेक्टोरल फॉर्म 2015 में इनका सजेस्टेड दैट CEC एंड दिस शुड बी अपॉइंटेड बाय कमिटी। तो CEC जो अपॉइंट बाय कमिटी कौन कौन रहेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेगी, एक लीडर ऑफ अपोजिशन, लार्जेस्ट अपोजिशन इन लोकसभा में जो लीडर अपोजिशन लार्जेस्ट पार्टी रहेगा उसका लीडर अपोजिशन रहेगा, ये मेन। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या किया था, रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजिंग उसके बाद पावर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या एक्सरसाइजिंग ऑन आर्टिकल 142 टू इशू डिस्क्रिप्शन फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस ऑफ एनी मैटर, कोई भी मैटर में डिस्क्रिप्शन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट 142 में अंदर उन्होंने अभी तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था। अभी लास्ट ईयर में जो बात किया था लास्ट ईयर में चेंज हो, ठीक है, ये बात डिस्कस हो गया। CEC shall be appointed by President. The recommendation of selection committee considering the Prime Minister, leader of opposition body, लोक सभा एंड यूनियन मिनिस्टर कमेटी रहेगा, ठीक है। और जो यूनियन कमेटी है सर्चिंग कौन का, सर्चिंग एक कमेटी रहेगा, सर्चिंग लॉ मिनिस्टर रहेगा। उसके बाद और जो कमेटी के मेंबर रहेंगे उसको पहले एक एक पोस्ट के लिए 5% का सर्च किया जाएगा, उसके बाद कमेटी डिसाइड करेगी, कमेटी को फाइनल अप्रूवल देगा प्रेसिडेंट, ये मैटर है। ग्लोबली जो अलग अलग कंट्री में यूके जो हाउस ऑफ कॉमन अप्रूव द कैंडिडेट्स, और US द अप्रूवमेंट इज डन बाय प्रेसिडेंट एंड कंफर्म बाय सेनेट्स, अलग अलग कंट्री के अलग अलग है। 21 पॉइंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऊपर, इसका पहले भी हमने डिस्कस किया, इसका इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अथॉरिटी क्या रोल एंड रिस्पॉन्स क्या ऑलरेडी डिस्कस किया। आज का टॉपिक में हमने इसे इतना डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, जिग वर्कर्स सफर फ्रॉम लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी रेगुलेशन स्टडी। रिसेंटली एक स्टडी किया गया तो हमारा इंडिया का 8 मेजर सिटी जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर, कोलकाता, लखनऊ, ये सब जो जयपुर 8 मेजर सिटी में 5000 जो कैब वर्कर्स, कैब मतलब जो ओला उबेर कैब चलाते हैं इनके ऊपर, और जो है जिग वर्कर मतलब जहाँ पे स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट ये सब जो सर्विस देते हैं इनको भी स्टडी किया गया। इसको 50 क्वेश्चंस पूछा गया, 50 क्वेश्चन पूछा गया, उसको कई सारे क्वेश्चन पूछा गया, उसके ऊपर उन्हें स्टडी किया गया, कई सारे पॉइंट उनके ऊपर आया था, उनके ऊपर कितना कोई लीव मिलता है कि नहीं, कितना आवर्स घंटा काम करते हैं, कितना पैसा मिलता है, इस सारी के ऊपर स्टडी किया था। इसके ऊपर ये मिला था तो उनको पूछा गया इतना कोई मतलब पूछा गया तो जो है वीकली ऑफ वीकली वन डे ऑफ मिलता है कि नहीं, पूछा रहे 40% जो बता रहे नो, तो उसको 40% ऐसा पूछा, उसको कोई वीकली ऑफ मिलता नहीं ऐसा पूछा जा रहा है। हम 33-35% येस बोल रहा है, कहीं नॉट एप्लीकेबल समटाइम्स, कभी वो कोई बोले समटाइम, तो मैक्सिमम 40% तो बोलता है उसको कोई वीकली ऑफ मिलता भी नहीं। ऐसे भी केस देखा गया जो ऐसे 14 आवर्स को दो है 10 आवर्स 14 आवर्स, 83% वर्क मोर देन 10 आवर्स जो है, जो 83% जो है बोल रहा है 80 वर्क मोर देन 10 आवर्स बोल रहा है, और जो है 60% वर्क बहुत 12 आवर्स। कई लोग 12 घंटा काम करते हैं, कई लोग 14 घंटा 10 घंटा पर वर्क करते हैं, उसके ऊपर कई मतलब 40% के ऊपर जो है उनको कोई वीकली नहीं मिलते हैं। पहले तो व्हाट इज जिग वर्कर का जो किसको बोलते हैं, एक्चुअली जो वर्कर रहते हैं, एक तो नॉर्मल जो एम्प्लॉय रिलेशन रहता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, एक एम्प्लॉय रिलेशन रहता है, उसको टाइमिंग ये रहता है, उसको वीकली आप मिलते हैं, कैसे जो रेगुलेशन गवर्नमेंट रेगुलेशन, तो रेगुलेशन के अंदर आता है,
ठीक है। लेकिन जो जिग वर्कर्स है वो कोई रेगुलेशन के अंदर नहीं आता है, एक पार्ट टाइम वर्क रहता है, एक नॉर्मल जो एम्प्लॉय रिलेशन है उसके अंदर नहीं आता है। अदर देन दिस इसको जिग वर्कर्स बोलते हैं। जिग वर्क मेनली जो है जोमेटो, आपको स्विगी का नाम सुनेगा, जो सर्विस देता है, फ्री सर्विस, रूम टू होम, डोर टू डोर सर्विस देते हैं। और जो ओला उबेर कैब चलाते हैं वो लोग भी इसके अंदर आते हैं। इसका तो कई से नीति आयोग ने कोई से रिपोर्ट इनका रिलीज़ की, वो डिटेल रिपोर्ट के ऊपर देखें कई सारे पॉइंट उन्होंने सजेशन दी थी। जिग वर्कर के कंपनी का क्या होता है, कंपनी का बेनिफिट क्या होता है। कंपनी का बेनिफिट ऐसा भी होता है, वो किसी को फुल टाइम जॉब नहीं देते, नंबर वन। फुल टाइम उसको कंपनी का बेनिफिट मिल जाता है। कोई भी जोमेटो मतलब जॉब ऑर्डर आएगा उसका बेस में पैसा दिया जाएगा, ऐसे भी है। और जो है जो लोग काम करते हैं उसको पार्टिकुलर टाइम नहीं आता, वो अपना हिसाब से काम कर सकते हैं, ये भी उसका फ़ायदा रहता है। तो अपना जो वर्क रहते हैं वर्कर रहता है अपने हिसाब से काम करके, पार्टिकुलर टाइमिंग नहीं रहते, ये भी आते हैं। कई केस में यही देखा गया, जो वर्कर रहता है उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं आता, लो स्किल, उसको भी जॉब दिया जाता है डेली होम डिलीवरी, उसके स्किल के काम ही नहीं आता, तो ये काम करते करते उसको भी एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। इसका जॉब प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उनको इकोनॉमिक जो वर्क मिल जाता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी बहुत सारी है। डिसएडवांटेज ऐसे भी बहुत सारी जिसको जो है 12 घंटा 10 घंटा वर्क करना पड़ता है, एक भी नंबर वन है। इसको भी इतना काम करते इतना थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, कहीं तो रोड का एक्सीडेंट का भी हो जाता है। कभी ओवरलोड होकर गाड़ी चलाते हैं, जो कहते हैं ये जो ओवरलोड होकर गाड़ी चला रहे हैं, इसको भी रोड एक्सीडेंट का भी प्रोन ज़्यादा हो जाता है। हाँ, तो इसका कोई वीकली जॉब नहीं मिलता, कोई प्रोविडेंट फंड, पेंशन व कुछ भी कोई ग्रेचुइटी ऐसा कुछ नॉर्मली मिलते हैं, नॉर्मल वर्कर्स को मिलते हैं। इन लोगों को ऐसे कोई मिलते नहीं। उसके दूसरा मेन जो है इसका जॉब सिक्योरिटी है, जॉब कोई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब कहीं भी टाइम जॉब चले जा सकते हैं, जॉब पर सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। एक मेजर डिसएडवांटेज है। और भी जो कई से ऐसे भी देखा गया, बहुत सारी कंपनी जो है अपना जो कुछ कई से डिस्काउंट देते रहते हैं, डिस्काउंट देते हैं मतलब जो है डिस्काउंट वन कुछ परसेंट जो है जॉब जो जिग वर्कर्स है इनका जो पेमेंट से भी निकल जाता है, उसका पेमेंट भी कम हो जाता है, ठीक है। ऐसे भी कंडीशन देखा गया। तो आर्टिकल के ऊपर देख लेते हैं। जो स्टडी किया गया था मुद्दन जो है कई से अलग जो बताया गया, कम से कम जो अर्निंग कितना है, मतलब बोला 500 डे नॉर्मल मिलता है, 15,000 का कम से कम है। और जो अगर काट डिडक्शन होने के बाद जो 35 बेस डिलीवरी 10,000 के ऊपर मिलता है, कहीं कुछ कम भी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, ठीक है। इसका मतलब 5,000 जो जो वर्कर्स जो उसका ऊपर स्टडी किया गया, 5,300 कैब वर्कर्स और जो 5,000 जो है डिलीवरी पर्सन, उसको स्टडी किया गया अलग अलग स्टार्ट सिक्योरिटी में। उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया, कई से क्वेश्चन सब बात सामने है और हम डिस्कस किया। ड्राइवर फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाता है, काम करते हुए फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाता है, उसको भी एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है। 76% ऑफ द डिलीवरी पर्सन आर स्ट्रगलिंग टू मेक देयर एंड मी डेली, और जो मीट है एंड वो भी स्ट्रगलिंग करना पड़ता है उसका। जिग वर्कर्स जो बात है तो देखते प्लेटफॉर्म वर्कर्स, प्लेटफॉर्म में जो ऐप बेस होता है, प्लेटफॉर्म है तो मतलब ऐप बेस मत होता है, ठीक है, कनेक्टेड बेस। और तो नॉन प्लेटफॉर्म का है तो कोई प्लेटफॉर्म का नहीं है, तो वही जैसे वर्क करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो वर्कर काम करते हैं, इसका कोई ऐप के अंदर नहीं है, टेक्नोलॉजी बेस नहीं है, ठीक है, वो होता है नॉन प्लेटफॉर्म बेस। नीति आयोग जो रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की, उसने गवर्नमेंट को सजेशन भी दिया था, उनको कुछ एडवांटेज डिजर्व में काफ़ी पॉइंट डिस्कस की नीति आयोग ने, ठीक है। व्हाट इज जिग इकोनॉमी, ठीक, वो तो रिसर्च किया हमने। प्लेटफॉर्म पे एक तो प्लेटफॉर्म, नॉन प्लेटफॉर्म। दूसरा जो और एक टाइप का जिग वर्क होता है, 3 टाइप का है, एक तो स्किल, हाईली स्किल, सेमी स्किल और लो स्किल, ऐसा भी होता है। तो नीति आयोग ने रिपोर्ट दिया 47% ऑफ द जिग वर्कर्स आर मीडियम स्किल मतलब सेमी स्किल, 22% और हाई स्किल और 31% लो स्किल कैटेगरी में आता है। प्रोजेक्ट जी वॉल्यूम 17.4% जा रहा है, इसमें तो ऐसे बढ़ा जा रहा है जो 455 जो बिलियन जो इकोनॉमी हो जाएगा, 450 बिलियन जिसको वर्क हो जाएगी, ऐसा जो जा रहा है बढ़ रहा है। साइज ऑफ जिग इकोनॉमी आता है, नीति उद्योग बता है जो है जिग वर्कर्स काइंडली स्टैंड ऑफ 77 लाख 2022-21 में, दिस एक्सपेक्ट टू राइज 2.35 करोड़ बाई 2029 इतना इंक्रीज हो जाएगा। जिग वर्क विल बी 4.1% इंडिया टोटल वर्कफोर्स, राइजिंग 1.5% 2020-21 में। जिग वर्क का जो है टोटल वर्कफोर्स जो है 4.1%, रिसेंटली अभी कितना है 2.1% है, ठीक है। जो एडवांटेज डिस्कस किया था, गेन एक्सपीरियंस है, कॉस्ट एफिशिएंसी कंपनी है, लैक ऑफ बेनिफिट्स और जॉब सिक्योरिटी का पॉइंट आता है,
ठीक है, जो लैक ऑफ बेनिफिट्स है, वर्किंग कंडीशंस है, हिडन चार्जेस है, लो बार्गेनिंग पावर को देते हो। जॉब तो परमानेंट नहीं, तो बार्गेनिंग पावर को नहीं रहता, कहीं भी टाइम जॉब जा सकते हैं। ये कुछ पॉइंट है रिलेटेड आज का जी को आज के लिए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चल। नेक्स्ट डिटेल एनालिसिस, पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर बेंगलुरु वाटर क्राइसिस। बेंगलुरु में जो वाटर क्राइसिस है इसका ऊपर जो है कई एनालिसिस हुआ है। ये जो एक एनालिसिस किया है, इन्होंने ये बोल रहा है एक तो बेंगलुरु में जो वाटर क्राइसिस होने का एक तो पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज हो गया। दूसरा है बेंगलुरु में जो रेनफॉल है काफ़ी डिक्रीज हुआ, इतना रेनफॉल हुआ नहीं। ये भी तो रेनफॉल ना होने की वजह से जो है वाटर जो ग्राउंड रिचार्ज होना था वो भी नहीं हुआ, नंबर 2। दूसरा जो है कावेरी से नदी से जो वाटर आना था जिसका एज पर रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से भी नहीं आ पाते, आधा से रिक्वायरमेंट कावेरी जाता है। इसके लिए जो ग्राउंड वाटर जो आधा जो 50% जो ग्राउंड वाटर से लोग यूज़ करते हैं, इसके वजह से ग्राउंड वाटर क्या वाटर जो स्कैर्सिटी इंक्रीज हो जाते हैं। ये कुछ पॉइंट है। दूसरा जो बेंगलुरु जो रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है, जितना भी लेक था पहले वो लेक को उन्होंने को मेंटेनेंस नहीं किया। लेक के जो मेंटेन ना करने वजह क्या हुआ, उसके लिए जो है सुएज वाटर ग्राउंड जो होम का जो टाउनशिप का सुएज वाटर भर गया, तो उसके लिए जो वो ग्राउंड हार्वेस्टिंग में वाटर यूज़ के लिए लायक भी नहीं हुआ। कई सारी इशूज है, पॉइंट है, बेंगलुरु का पॉइंट है। एक कुछ पॉइंट एक एनालिसिस किया है, एक बार देखते हैं। मेन तो सिटी पॉपुलेशन की बात की। सिटी पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 8.7 मिलियंस इन 2011 में था, अभी 2021 में 12.6 मिलियन एस्टिमेट किया जाए, प्रोजेक्टेड है, मतलब काफ़ी 50% का ऊपर इंक्रीज हो गया। हायर एज जो डिमांड है, फ्रेश वाटर डिमांड है 2600 के ऊपर मिलियन लीटर पर डे डिमांड है। इसमें कावेरी जो रिवर से जो आता है इसमें 940 तो 1400 मतलब आधा से 50% कावेरी रिवर से आता है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द जो वाटर जो है ग्राउंड से यूज़ करते हैं, मतलब ग्राउंड वाटर 3000 मतलब 1400 ml ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं। अभी ग्राउंड वाटर यूज़ ग्राउंड का रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज ना होने की वजह से क्या हो रहा है, जो उसका जो ग्राउंड वाटर चार्जिंग है वो भी नहीं हो पाते। उसके लिए इन्होंने एनालिसिस किए लोगों ने। एक कुछ वेरिएशन ग्राउंड वाटर लेवल बिटवीन 2022 एंड 2022-23 में वेरिएशन जो कितना का ग्राउंड, इसमें जो ब्लू है वो 20%, जो जहाँ पे ब्लू है वहाँ पे बात करें 20% रिचार्ज है, तो जहाँ पे 0% जो हरा ग्रीन है 0% कोई रिचार्ज नहीं हुआ, मतलब अगर रिचार्ज नहीं है रिचार्ज बता रहा है कुछ नहीं। और जो -50 जो येलो लाइट येलो जो है, येलो जो लाइट माइनस काफ़ी से जो है माइनस जो देख रहा है -50% जो है, मतलब -50% रिचार्ज हो गया, -100% मतलब मोर देन -100% जो है और उसमें हो गया -100% जो ये जो ऑरेंज है उसमें मोर देन बार। रेड जो है लेस देन -100%, मतलब 100% जो लास्ट है तो उसमें रिड्यूस होते गए, रिचार्ज नहीं हो रहा है और पानी उठा जा रहा है, इसके वजह क्या और ग्राउंड और रिचार्जिंग नहीं हो पा रहा है। ये जो वाटर स्कैर्सिटी एक मेजर इशूज हो रहा है। और दूसरे पाइप वाटर जो सोल्यूशन कई जगह में देखे कई जगह पाइप वाटर जो है सोल्यूशन ही नहीं है। और जो पाइप वाटर आने के बाद क्या हुआ, पहले वो बेंगलोर में कई जगह लेक था, तो पाइप वाटर जाने के बाद को लेक का जो इंपॉर्टेंस है उन्होंने भूल गया, तो लेक का उन्होंने मेंटेनेंस नहीं किया। कई जगह लेक मेंटेन ना क्या हुआ, कई जगह लेक का जो नीचे सुएज वाटर मिट्टी में जम कर जो लेक का जो लेवल है वो भी ऊपर आ गया, रिड्यूस हो गया। ये भी सारी कई सारे पॉइंट है। ठीक है, लेक का यूनिट पहले लेक होने लेक का ग्राउंड में रिचार्जिंग हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है। लेक में जो कम से कम जो होम टाउन है उसका सीवेज वाटर जो है उसका जो गंदा पानी वहाँ पे जाके यूज होता है, उस पानी का यूज हो जाता है, ऐसा बताया जा रहा है। जो कई जो लेक है उसमें बोले जो पेरिनियल और जो सीजनल जो है, कई से मैक्सिमम सीजनल है, पेरिनियल जो बोल रहा है जो मैक्सिमम एक दो पेरिनियल है वो बताया जाए, जो सुवेज वाटर ऊपर जाकर पानी भर जाते हैं वो पेरिनियल बताए। मैक्सिमम जो सीजनल जो है यूज होता है, सीजनल तो नहीं है ऐसा बताया जा रहा है। काइंडली द वाटर इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल यूज, मतलब जो सिटी जो वेस्ट वाटर है 1/3 अभी मतलब उसमें रीयूज के लिए किया जाता है। मैक्सिमम 2/3 क्या है तो लेक में जाता है ना तो रिवर में जाता है, उसका भी कोई यूज भी नहीं होता, वो तो कोई नॉट इन यूज में आ जाता है। एक कुछ इशू पॉइंट है, मतलब इसका ड्रॉट और जो है फ्लड के जो मतलब लेक का पानी
कैपेसिटी कम हो जाएगा, लेक का जो स्वेज हो जाना, मिट्टी जमा हो जाती है, तो पानी का जो वाटर लेवल, मिट्टी का जो ऊपर हो जाएगा, तो उसके लिए जो पानी जो बाद में फ्लड हो जाएगा, बारिश हो जाता है, बारिश हो तो फ्लड होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होगा, नंबर वन। दूसरा जो ड्रॉट, मतलब पानी जो है, पानी दो तो ये ड्रॉट होने का चांसेस भी काफ़ी इस टॉपिक को एनालिसिस किए। चलिए आज इस तक ही है आज। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय चैनल। अगर आपको चैनल में अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर होना चाहिए, सब्सक्राइब भी होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स यू वंस अगेन।